नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जैसे हमारी डॉक्टर मुकुल जैन जी से बात हुई थी, और जो जो उन्होंने बिंदु बताए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, आज निर्मला सीतारमण जी ने उनके बिंदुओं को शायद सुन लिया और उस पर कुछ अपनी बात भी रख दी। अब हम पूरा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी के लिए आज का बजट, भारत का बजट, एक विकसित बजट किस तरीके से आम आदमी को मदद करने वाला है। बहुत सरल भाषा में डॉक्टर मुकुल जैन जी हमारे को इस पूरे बजट को समझाने वाले हैं। मुकुल जी, आपने पूरा बजट सुना, देखा, समझा, क्या लगता है एक आम आदमी को इसमें से क्या लेना चाहिए, क्या उसके लिए आज की विकसित भारत के लिए भारत सरकार ने दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार का ज़्यादातर फोकस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था, रोजगार के ऊपर था, जिसके विषय में हम बजट से पूर्व चर्चा कर रहे थे। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स दी हैं उन्होंने, एम्प्लॉयज के लिए भी दी, नए एम्प्लॉयज के लिए भी दी हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए भी दिए हैं उसके अंदर। कि जो एम्प्लॉय को 15,000 रुपया मिलेगा, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। एम्प्लॉयर भी जो प्रोविडेंट फंड जमा करेगा ईपीएफओ में, उसको भी कुछ वर्ष तक गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार उससे पैदा होगा। दूसरी चीज, स्वरोजगार के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। मुद्रा लोन योजना जो थी, जिसके अंदर विदाउट एनी कोलेटरल्स के 10 लाख का लोन हमारे युवाओं को मिलता था, उसको 10 लाख को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया। यानी 20 लाख तक का लोन, आप कोई भी व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास कोई कोलेटरल नहीं, कोई जमीन नहीं है, कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है, आपको 20 लाख का लोन मिलेगा। तो ये इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा बजट दिया है, रूरल सेक्टर के ऊपर भी बहुत बड़ा बजट दिया है। तो ओवरऑल बजट काफी प्रोग्रेसिव है, और जिससे कि काफी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आएगी आने वाले टाइम। ये मैं समझता हूँ। आपने आपने बताया कि एक एम्प्लॉयर के लिए भी भारत सरकार ने रोजगार के लिए बहुत अच्छा वो किया। इंटर्नशिप भी शुरू की है भारत सरकार ने कि आप प्राइवेट कंपनीज को इंटर्नशिप करने के लिए भी बोला है कि जो भी व्यक्ति इंटर्नशिप करना चाहता है वो कराएं। जी इसके इसके बारे में कुछ आप? जी, देखिए, इंटर्नशिप के ऊपर भी उन्होंने कहा है। सबसे पहले तो देखिए, उन्होंने कहा है कि जितने भी, मैं थोड़ा सा दोबारा इसको बता दूं, कि 3 जी। इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपया मिलेगा। उसमें शर्त यह है कि एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख से नीचे होनी चाहिए। जो जाहिर बात है कि नया एंट्रेंट होगा, उसकी सैलरी 1 लाख से कम ही होगी। तो इसके अंदर इन्होंने 200 लाख यूथ को कवर करने की योजना बनाई है। दूसरा, एम्प्लॉयर्स को 3,000 रुपया पर मंथ 2 साल तक देंगे, जिससे कि उनको सब्सिडाइज होगा जो वो उनका पीएफ में डाल रहे हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा यूथ को फायदा होगा। और एजुकेशन के लिए भी उन्होंने कहा है कि लोन्स मिलेंगे यूथ को। 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा विद ए गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। तो एक 20 लाख। शिक्षा ऋण में भी बहुत अच्छी छूट देखने को मिली है हाँ कि जी, हाँ जी, शिक्षा ऋण में। हाँ, जी। 20 लाख जो हमारे युवा हैं, जी। उनको स्किल करने की योजना है 5 साल के अंदर। उसके लिए 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआईज को स्टैब्लिश किया जाएगा। जो जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड किया जाएगा, और कोर्स कंटेंट बनाया जाएगा इंडस्ट्री की नीड के अनुसार। तो ये इन्होंने स्किल सेंटर्स के लिए भी बनाया है। और कामगारों में महिलाओं की भी भागीदारी को इस सरकार ने थोड़ा सा वो किया है। जी जी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? कामकाजी महिलाओं हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करने की बात की हाँ गई है। जी, हाँ जी, जो उसके लिए कहा कामगार है कि महिला हैं, उनके जो शिशु हैं वो फैक्ट्रियों में लाती थी या कहीं काम करती थी, उनके लिए भी कंपनीज को बोला गया है कि आप वहां पर उनके शिशुओं को रखने की। और टैक्स को देख रहे थे, टैक्स में आपका क्या कहना है कि जो टैक्स में इन्होंने कुछ रिलैक्स किया? देखिए, टैक्स में जो मैं बात कर रहा था कि ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये मुझे लग रहा था कि शायद ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में कुछ करेंगे, लेकिन अब मुझे याद आता है कि पिछले बजट में
मंत्री साहिबा ने कहा था कि हम नए टैक्स रिजीम की ओर जा रहे हैं, अभी हम एकदम से खत्म नहीं कर रहे हैं पुराना टैक्स रिजीम को, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगा। तो आज लगा कि शायद ओल्ड टैक्स रिजीम की बात ही नहीं की, उन्होंने नए टैक्स रिजीम में काफी उन्होंने सहूलियत दी है और स्लैब रेट्स को उन्होंने काफी चेंज किया है, यानी कि पहले 3 लाख तक जैसे हमने सुना कि कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख से 7 लाख तक का दूसरा स्लैब कर दिया, दूसरा 5% है, यानी 7 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति साल में तो उसे सिर्फ 5% टैक्स देना है। फिर 7 से 10 लाख तक सिर्फ 10% टैक्स है, 10 से 12 लाख तक का स्लैब है 15% का, और 12 से 15 लाख स्लैब 20% और 30% का स्लैब 15 लाख से ऊपर। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति न्यू टैक्स से जुड़े। और सबसे बड़ी बात ये है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो उन्होंने पहले 50,000 था वो 75,000 रुपया कर दिया है, क्योंकि ये सरकार भी जानती है कि ज्यादातर टैक्स है वो नौकरी पेशा व्यक्ति देता है। इसमें कहीं आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से टैक्स रिजीम में जो सेविंग थी एक तरीके से, कि जो सेविंग के नाम पर उसको छूट मिलती थी, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले युवाओं को अब सेविंग करने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से खर्चा कर सकता है, सेविंग करे या ना करे? लगता है आपको इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि सेविंग करें ना करें, वो कह रही है कि सिर्फ हम टैक्स आपको बच रहा है इस वजह से सेविंग करें, वो नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो देश का युवा है या देश के जो मैच्योर्ड लोग हैं या सीनियर लोग भी हैं, वो मेरिट्स के ऊपर सेविंग करें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेरिट देखें कि उससे मेरा लॉन्ग टर्म मेरा गोल, फाइनेंशियल गोल, हम अब वित्तीय गोल की बात करते हैं, जैसे हम जागरूकता प्रोग्राम करते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको उसके मेरिट्स के हिसाब से करें। अब जैसे मान लीजिए मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, और मैं क्योंकि इंश्योरेंस से मेरे को डिडक्शन मिलता है, तो मैंने इंश्योरेंस का प्लान ले लिया और 20 साल तक मैं उसका प्रीमियम भरता चला जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे लिए कोई और प्लान बहुत अच्छा था। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपने आप चुनाव करें, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे जागरूकता प्रोग्राम करती है, जो हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं उसको। तो हम आगे से लोगों को यही बताएंगे कि सिर्फ टैक्स बच रहा है या डिडक्शन मिल रहा है उसको देख के मत करिए, आपके लिए क्या कौन सा प्लान अच्छा है, उसके हिसाब से आप फ्री हैं फिर कोई सा भी प्लान चूज करने के लिए अपने लिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट का मानना ये है। जी, आपके पास कोई पिछले वर्ष के आंकड़े भी हैं, जिस तरीके से पिछले वर्ष का बजट रहा हो और इस साल कौन से सेक्टर में कुछ कम या ज्यादा बजट किया गया हो और उसका क्या कारण समझ में आता है आपको? हाँ, मैं 1 मिनट उस आंकड़े बताने से पहले, जो आपने इंटर्नशिप की स्कीम थी जी जी उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 5,000 रुपए प्रति माह का अलाउंस गवर्नमेंट देगी, और विद वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 थ्रू CSR फंड्स। तो जी इसमें जो कंपनीज को कहा गया है, कंपनीज का एक CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वहां जी से उन्होंने इंटर्नशिप की एक योजना बनाई है। तो और भारत की टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप दिलाने की योजना है, ऐसा गवर्नमेंट का है। मतलब अगर तो हम मैं बात अब करें इसके बाद, अगर हम बात करेंगे कि सीधा सीधा 1 करोड़ में ना माने तो 50 लाख तो रोजगार सीधा सीधा आज से भारत सरकार ने भारत के युवाओं के लिए खोल दिए। जी, मुझे लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है। लगता है कि ऐसा होगा अवश्य। देखिए जो मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखिए डिफेंस में अभी जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का आया है कि डिफेंस में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने दिया है, 4,54,783 करोड़ रुपया, 4.54 लाख करोड़ डिफेंस को है सबसे ज्यादा एलोकेशन। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में है एलोकेशन गवर्नमेंट का 2.6 लाख करोड़। थर्ड, फिर एग्रीकल्चर, ये भी फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इसमें 1.51 लाख करोड़ है।
होम अफेयर्स में यानी लॉ एंड ऑर्डर समझ लीजिए आप 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन शिक्षा में 1.25 लाख करोड़ है, आईटी और टेलीकॉम में 1.16 लाख करोड़ है, हेल्थ में 89,000 करोड़ है, एनर्जी सेक्टर में 69,000 करोड़, सोशल वेलफेयर में 56,000 करोड़। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है गवर्नमेंट की, इसमें पिछले साल का जो बजट था वो था 60,000 करोड़ का। इस साल जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है वो है 86,000 करोड़। तो सीधे सीधे इसमें 26,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। R&D प्रोजेक्ट्स, अभी आपने जैसे बजट में लोगों ने सुना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो। तो पिछले साल इसका बजट एलोकेशन था 840 करोड़ और इस साल ये बजट एलोकेशन आया है 1200 करोड़। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, जिसके बारे में वित्त मंत्री साहिबा ने विस्तार से बताया हमें कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो 442 करोड़ 2023-24 का एलोकेशन था और अब 24-25 में एलोकेशन इसमें हुआ है 442 करोड़ के मुकाबले 2,228 करोड़। तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है, जिससे कि एनर्जी, चाहे वो बिजली उत्पादन हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, एनर्जी से रिलेटेड परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। तो उसमें फार्मा इंडस्ट्रीज, मतलब फार्मा इंडस्ट्री के लिए 1200 करोड़ का था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और इस साल है 2,142 करोड़। सेमीकंडक्टर, जिसके विषय में आप सुबह भी चर्चा कर रहे थे, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 3,000 करोड़ का एलोकेशन पिछले साल था, इस साल 6,903 करोड़ का एलोकेशन आया है, यानी डबल से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली इसका जो लाभ है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत मिलने वाला है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में आपने देखा बहुत लंबी बुकिंग थी पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए हम बाहर इंपोर्ट पर निर्भर थे। सोलर पावर, जिसके बारे में अभी फिर दोबारा चर्चा की बजट में बड़े विस्तार से वित्त मंत्री जी ने, कि मुफ्त बिजली योजना, सोलर छतों पे सोलर पैनल लगाने का पिछले साल बजट था 1,970 करोड़ का और इस साल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट, सॉरी पिछले साल था 4,970 करोड़, यानी डबल से थोड़ा ज्यादा किया, 10,000 करोड़ का साल बजट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी का, जो हम घर में गैस जो यूज करते हैं, उसका बजट 180 करोड़ था, इस साल बजट 1,500 करोड़, यानी एलपीजी का सिलेंडर और दिए जाएंगे गरीब लोगों को। तो गरीब लोगों की भी योजना है गवर्नमेंट तरह से। देखिए ये सारे एलोकेशंस गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। इस साल जो गवर्नमेंट ने अपना एलोकेशन दिया रेवेन्यू रिसीव, जो पैसा आएगा वो भी पिछले साल के मुकाबले, जो गवर्नमेंट ने अपना एस्टिमेट दिया पिछले साल 27 लाख करोड़ था पैसा आना था, इस साल 31 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसीव्स जो गवर्नमेंट दी है हमारे पास। अब भी ज्यादा है, देखिए गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्चा करती है उसका मतलब उतना ज्यादा डेवलपमेंट करता है होगा देश में। इसका मतलब गवर्नमेंट कहाँ पैसा लगा रही है, एजुकेशन पे लगा रही है, लोन्स देने में लगा रही है, सड़कों में लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी इस बार एलोकेशन दिया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिछले साल था 35.4 लाख करोड़, इस साल गवर्नमेंट ने एस्टिमेट कर दिया 37.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इस बार गवर्नमेंट ने प्लग एंड प्ले की भी एक स्कीम लेकर आई है कि जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी इंडस्ट्री लगे प्लग एंड प्ले, 100 शहरों को उन्होंने चिन्हित किया है, जिनसे ये कहा गया है कि भाई आप कहीं भी कोई ऐसे पार्क, 100 औद्योगिक पार्क डेवलप किए जाएंगे जहां पर आप अपना प्लग फैक्ट्री का लगाएं और अपनी इंडस्ट्री शुरू कर लें। इससे क्या लगता है आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में जो नवयुवक है, युवा है, जो रोजगार में शुरू तो करना चाहता है लेकिन वो डरता है कि कहीं उनको सरकारी दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े, बहुत सारे चक्कर लग जाएंगे, तो इससे कोई फायदा मिलेगा आने वाले समय में? इससे तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये तो हमारे इंडिया जो वर्ल्ड रैंकिंग बनती है एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की,
तो उसमें एक बहुत बड़ा हमारा जो रैंकिंग है पिछले 10 साल में बहुत बड़ी है, और ये तो और बढ़ जाएगी हमारी रैंकिंग। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश के लोगों के लिए भी है, और बाहर से भी जो कंपनीज हमारे देश में बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहता है, तो उसको भी बहुत आसानी होगी। ये सिंगल विंडो स्कीम्स या प्लग एंड प्ले जो आप कह रहे हैं, तो उससे तो बहुत फायदा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत फायदा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो चहुमुखी विकास भी होगा। उससे एक व्यक्ति अगर एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो 50 लोगों को, कम से कम 20 लोगों को तो रोजगार देता ही है, 10-20 लोगों को तो रोजगार मिलता ही है, अगर छोटे से छोटा बिजनेस भी आप करें तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। जी, जैसा आपने बताया कि इससे नवयुवकों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सरकार लगातार पिछले काफी समय से कोशिश कर रही है कि स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि उसको कोई रोजगार देगा, बल्कि वो स्वयं इतना प्रबल हो, इतना शक्तिशाली हो कि वो दूसरों को रोजगार दे सके। इसमें और बजट में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार ने एक आम आदमी के हाथ में वो सब चीजें देने की कोशिश की है? कि आपको क्या लगता है बजट के किस फैसले से लगता है कि आम आदमी को और मजबूती दी है? देखिए, जाहिर बात है कि जैसे मैंने बताया, मुद्रा लोन है, और भी सिडबी को भी उन्होंने कहा है, जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी भी बहुत सारे क्लस्टर्स बनाएगा, और उसमें लोन्स 100 क्लस्टर के करीब बनाएगा। को स्पोक एंड हब मॉडल के हिसाब से क्लस्टर्स बनेंगे, और वहां पर अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी बात अभी इस बजट की रही कि इस बजट में अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था को भी सरकार ने ध्यान में रखा है। जी, स्पेस के ऊपर भी उन्होंने बजट स्पेस के ऊपर भी भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट उसके अंदर इन्होंने की है। अच्छा, हम सुबह आपसे बात कर रहे थे कि शेयर के मार्केट के अंदर एक फियर रहता है, तो जिस तरीके से आज देखने को मिला कि फ्यूचर और क्या क्या ऑप्शंस में उन्होंने अपनी टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट का भी मूड एकदम से डिस्टर्ब हुआ। लेकिन देखते हैं क्या होगा। इस पे क्या लगता है? जी, मैं सुबह कह ही रहा था कि मार्केट को एक फियर था कि कहीं रेट ना बढ़ जाए, और रेट बढ़ा ही दिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% था, वो 20% कर दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% की बजाय 12.5% कर दिया, तो ये बढ़ा दिया। लेकिन साथ में हम ये चीज नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक टैक्स फ्री था, 1 लाख के बाद 10% था, अभी उसको 1 लाख को बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी आप शेयर 1 साल के बाद कभी बेचते हैं तो 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तक, पहले 1 लाख था, 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद जो टैक्स देंगे वो 10% की बजाय 12.5% देंगे। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने किया, और प्लस एक फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उसमें एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसको थोड़ा और बढ़ा दिया गवर्नमेंट। थोड़ा उसको डिस्करेज भी करना चाहती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की वजह से ही मार्केट बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है, बहुत सारे शेयर के प्राइसेस ओवर वैल्यूड है, तो शायद ये वजह रही है। मतलब आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली, बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया, लेकिन आने वाले समय में क्या करेक्शन और भी देखने को मिल सकती है? इसको क्योंकि अभी आपने कहा कि शेयर ओवर वैल्यूड है। सारे शेयर्स ओवर वैल्यूड नहीं है, कुछ शेयर्स हैं ओवर वैल्यूड। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। इसका देखिए, अभी हो सकता है 1-2 दिन अभी मार्केट में करेक्शन रहे, बट मार्केट उसको फिर सिंक इन कर लेता है मार्केट, और फिर उसके बाद फिर मार्केट स्टडी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है कि मार्केट में बहुत लंबे समय तक इससे बेरिश, तो ऐसा मैं नहीं मानता। एक शॉर्ट टर्म ये एक रिएक्शन होता है कि हाँ भाई टैक्स बढ़ा है, तो शॉर्ट टर्म रिएक्शन आएगा ही मार्केट से। ई कॉमर्स के लिए भी क्योंकि आज के समय में भारत और पूरी दुनिया ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ई कॉमर्स के निर्यात के लिए भी जी भारत जी सरकार ने ध्यान दिया है, जी केंद्र स्थापित करने की बात करिए। जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से आम आदमी को भी कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, जैसे टीडीएस इन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए पहले 1% टीडीएस था, वो 0.1% कर दिया। तो जी, ई कॉमर्स
को तो गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़ावा देना चाहती है, और ई कॉमर्स इज द ट्रुथ ऑफ टुडेज जनरेशन, टुडेज लाइफ। ई कॉमर्स, जो कंपनीज ब्रिक एंड मॉर्टर की भी कंपनी है, सब कंपनीज अब ई कॉमर्स में आना पड़ रहा है उनको, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको उसके हिसाब से रूल बना रही है। आप जितने भी देखिए, इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, आईबीसी बनाया, अभी वित्त मंत्री साहिबा ने आईबीसी के बारे में बात करी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में बात करी, कितने केसेस सेटल हुए, कितना पैसा रिकवर हुआ उससे। तो उसमें ई कॉमर्स के हिसाब से भी रूल्स बने हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स के हिसाब से रूल्स अभी बने हैं, तो वो एक रियलिटी है आने वाली। एक चीज मैं और इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जी एक एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जी, उसमें एक एनपीएस वात्सल्य स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। वात्सल्य का मतलब आज आप छोटे बच्चे का, माइनर बच्चे का भी पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक मिनिमम एज 18 साल थी। हम जब जागरूकता कार्यक्रम करते थे, और हम यंग लोगों में बात कर रहे हैं जो कि 25 साल का है, 30 साल का, तो हम कहते थे पेंशन प्लान, तो वो हमसे कहते थे कि सर अभी से आप पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं, हम तो अभी 25-30 साल के हैं, अभी तो हमने करियर शुरू किया है। तो अब उनके लिए जवाब ये है कि आप, तो मैं उनको ये बोलता था कि आप पेंशन प्लान अभी से आप स्टार्ट करेंगे, तब जाकर के आपका कोई निधि आप बना पाएंगे, कॉर्पस बना पाएंगे। गवर्नमेंट ने अब कर दिया है कि चाहे आपका 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, आप उसका पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता, तब तक माँ बाप उसका पैसा भरेंगे। बाद में 18 साल का जैसे ही वो बच्चा हो जाएगा या हो जाएगी, तो फिर वो पेंशन अकाउंट उसके नाम पे हो जाएगा। तो ये देखिए, इसका मतलब गवर्नमेंट की सोच है। इसको प्रमोट करने के लिए कहीं छूट का कहीं कोई प्रावधान? इसमें तो प्रावधान है ना, इनकम टैक्स में पहले से बने हुए हैं। वो पहले से बने हुए हैं कि आप नेशनल पेंशन स्कीम में, एक तो एम्प्लॉयर के थ्रू होती है, उसमें भी एम्प्लॉय को भी छूट मिलती है सेक्शन 80 सीसीडी में। और आप वॉलंटरी अपने आप भी, आप कहीं सपोज एम्प्लॉय नहीं है, आप स्वरोजगार कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो भी आप ये पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। वो आज पे वो पहले से है। उसमें आप जो भी पैसा डालेंगे, एक एक्स्ट्रा, एक तो 80C, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 80C में 1.5 लाख तक, और उसके अलावा ओवर एंड अबव 50,000 एक और 80 सीसीडी सब सेक्शन 1B में 50,000 की और छूट मिलती है आपको। तो वो सब है। ये अकाउंट पीपीएफ की तरह ही चलते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एक ही अमाउंट ड्रॉप करना होता है, कैसे होता है? मतलब पीपीएफ की तरह होते हैं ये। पीपीएफ में जैसे आपको एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया डालना होता है, और आपको 12 बार आप डाल सकते हैं। सिमिलरली आप एनपीएस में आप कितनी भी बार डाल सकते हैं एक साल में, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट मिनिमम एक साल में 1,000 रुपया डालना होता है। ठीक, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, ये बहुत बड़ा एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। ये बड़े बड़े विकसित देशों में भी नहीं है कि बच्चे का भी हम आप पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, आज वित्त मंत्री ने अपने उसमें उद्बोधन में बताया कि जिन राज्यों ने अपने मकान खरीदने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए महिलाओं के नाम पर भी स्टैंप ड्यूटी बढ़ा रखी है, उसको भी वो उनसे बात करेंगे राज्यों से कि स्टैंप ड्यूटी को कम किया जाए। क्या लगता है आपको कि इससे राज्य से जब केंद्र सरकार बात करेगी तो निश्चित राज्य सरकार मानेंगे? हाँ, अभी भी बहुत सारे राज्यों में है ये प्रावधान है कि महिलाओं के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी कम है, रजिस्ट्री कॉस्ट उसमें कम है। अभी भी बहुत सारे राज्यों में है, ये पहले से ही व्यवस्था है। ठीक है, तो आज आपने हमें समझाया कि किस तरीके से भारत सरकार ने विकसित भारत की नींव रखते हुए अपने बजट में निर्मला सीतारमण जी ने सारे बिंदुओं को छुआ, और आम आदमी को फायदा देने के लिए किस तरीके से उन्होंने हर एक व्यक्ति को खुश करने की कोशिश की। आज आपने हमारे साथ जुड़कर इस पूरे बजट को बहुत अच्छे से हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।